नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 16 अप्रैल 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ शेयर करें, चाहे वो स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक को छोड़े या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को शेयर करें जो मायने रखती है। समाचार नंबर 1, बारिश बर्फबारी का अलर्ट, 18 से करवट लेगा अंबर। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कुल्लू में हुई है। यहां कोठी, मनाली, सियोबाग, बंजार और कसौल में बीते 24 घंटे के दौरान मौसम के येलो अलर्ट का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। कुल्लू के अलावा मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, शिमला और हमीरपुर के कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कुल्लू के कोठी में दर्ज हुई है। यहां 36.4 mm बारिश दर्ज की गई है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश की वजह से उच्च मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कोकसर में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। यहां 1.2 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। प्रदेश में बारिश का यह क्रम मंगलवार को भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि बुधवार के बाद आगामी 4 दिन तक मौसम एक बार फिर खराब रहेगा। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और मंडी में बारिश का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। 18 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। प्रदेश में केलांग में सबसे कम 2.7 डिग्री सेल्सियस तो पामवटा साहिब में सबसे ज्यादा 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया है। समाचार नंबर 2, गगरेट ने एक ही बार आजाद प्रत्याशी को पहुंचाया विधानसभा। यूं तो विधानसभा क्षेत्र गगरेट राजनीतिक दलों की पसंद को ही अपनी पसंद बनाता आया है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों को नकारते हुए विधानसभा क्षेत्र गगरेट के मतदाताओं ने बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे मोहन लाल दत्ता को ही जीत दिलाकर विधानसभा पहुंचा डाला। बतौर आजाद उम्मीदवार जीत दर्ज करने का करिश्मा न तो मोहन लाल दत्ता से पहले कोई दिखा पाया और न ही उनके बाद बतौर आजाद उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र गगरेट से कोई उम्मीदवार जीत दर्ज कर विधानसभा का सफर तय कर पाया। बात वर्ष 1962 में हुए विधानसभा चुनाव की है। उस समय हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा भी नहीं मिला था। गगरेट चिंतपूर्णी एक ही विधानसभा क्षेत्र था तो ऊना उस समय पंजाब के होशियारपुर जिला की एक तहसील हुआ करता था। उन दिनों कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का पंजाब की राजनीति में पूर्ण दबदबा था। वर्ष 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रताप सिंह कैरो ने चौधरी अमर सिंह को इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा था। कोई दावे के साथ यह नहीं कह सकता था कि चौधरी अमर सिंह चुनाव हार भी सकते हैं। चौधरी अमर सिंह भी उस दौर के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। उसी दौर में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ स्थानीय नेताओं ने मोहन लाल दत्ता को बतौर आजाद उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतार दिया था। मोहन लाल दत्ता सादगी पसंद इंसान थे। वे खेती बाड़ी के साथ अपने ज्यादातर काम खुद ही किया करते थे। उस दौर में मतदाताओं को उनकी सादगी इस कद्र भाई के चुनाव में वह सर्वाधिक वोट हासिल करने में कामयाब हुए। जिस समय विधानसभा चुनाव का चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो उस समय मोहन लाल दत्ता अपने पैतृक गांव खड्ड के साथ बहने वाली सोमभद्रा नदी के किनारे थे। शायद उन्हें यकीन नहीं
था कि वह चौधरी अमर सिंह के विरुद्ध चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए ही वह चुनाव परिणाम सुनने भी नहीं गए। कुछ लोगों ने उन्हें पहुंचकर बताया कि वह चुनाव जीत गए हैं। इस चुनाव परिणाम ने चौधरी अमर सिंह के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो को भी हैरत में डाल दिया था। यह पहली और आखिरी बार था कि कोई आजाद प्रत्याशी भी यहां से चुनाव जीता था। आज भी इस पूर्व विधायक के नाम पर खड़गांव में मोहन लाल दत्ता मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर उन्हें याद किया जाता है। समाचार नंबर 3। मुख्यमंत्री बोले, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने में करें सहयोग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सहित सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह बात सोमवार को हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिन नीतियों पर काम शुरू किया है, उससे तय है कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश का सबसे अमीर राज्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी को इसके लिए मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की युवा पीढ़ी हिमाचल को विकसित राज्य बनाने में योगदान देगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सभी नागरिकों से आगामी चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। राज्यपाल सोमवार को शिमला में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल खूबसूरत राज्य 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ अस्तित्व में आया था। राज्य की समृद्ध संस्कृति, उच्च परंपराएं और असीम प्राकृतिक सौंदर्य देवभूमि की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार नंबर 4। सप्तमी पर 79,000 भक्तों ने नवाया शीश। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां के दर्शनों के लिए शक्तिपीठों में भक्तों की खूब भीड़ उमड़ी। प्रदेश के 5 शक्तिपीठों चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नयना देवी, बज्रेश्वरी देवी व चामुंडा देवी मंदिर में सोमवार को 7वें नवरात्र पर 79,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। चैत्र नवरात्र के छठे दिन 4 शक्तिपीठों में 41,49,730 रुपए नकद चढ़ावा मां के भक्तों ने चढ़ाया है। ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में 7वें नवरात्र पर 15,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। छठे नवरात्र पर मंदिर न्यास को 11,61,356 रुपए चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए हैं। वहीं नैना देवी मंदिर नवरात्र के 7वें नवरात्र पर 35,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। मंदिर अधिकारी विपिन ठाकुर ने बताया कि छठे नवरात्र पर मंदिर न्यास को 15,47,980 रुपए नकद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। ज्वालाजी मंदिर में 7वें नवरात्र पर 11,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। मंदिर अधिकारी मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि छठे नवरात्र पर 9,72,112 रुपए नकद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। बजेरेश्वरी देवी मंदिर में 7वें नवरात्र पर 5,000 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में माथा टेका। छठे नवरात्र पर 4,68,282 रुपए नकद चढ़ावा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चामुंडा देवी मंदिर में 13,000 श्रद्धालुओं ने मां से आशीर्वाद लिया। मंदिर अधिकारी गिरिराज ठाकुर ने मंदिर न्यास की ओर से श्रद्धालुओं के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। मंदिर अधिकारी गिरिराज ठाकुर ने बताया कि नवरात्र में 31 विद्वान एवं सहायक विद्वान महायज्ञ कर रहे हैं। 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति डाली जाएगी। समाचार नंबर 5।
अब क्यूआर कोड बताएगा डिग्री फर्जी या नहीं। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग फर्जी डिग्रियों की पहचान करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। इसमें क्यूआर कोड स्कैनिंग जैसी व्यवस्था तैयार की जाएगी ताकि आसानी से फर्जी डिग्री और मार्कशीट न बनाई जा सके। सभी निजी विवि को साल में नियामक आयोग को छात्रों के दाखिले का रिकॉर्ड सौंपना होगा। हर साल यह रिकॉर्ड भी देना होगा कि कितने छात्र पास आउट हो गए हैं। जो छात्र पास आउट हुए हैं उन्होंने कब दाखिला लिया था। इसका रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के अलावा आयोग और शिक्षा विभाग के पास भी रहेगा। वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। हिमाचल में चल रहे निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्रियों के मामले सामने आने के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है। बीते साल फर्जी मार्कशीट और वेबसाइट का मामला सामने आया था, जिसके बाद से फैसला लिया गया है। इसके साथ ही शिक्षकों की योग्यता, नए कोर्स, मनमानी फीस बढ़ोतरी की भी कई शिकायतें इससे पहले आयोग को मिलती रहती है। ऐसे में अब नए सत्र के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। नियामक आयोग ने प्रदेश में चल रहे सभी निजी विश्वविद्यालयों को भी हिदायत दी है। इसमें कहा गया है कि वह अपने स्तर पर भी निगरानी रखे कि कोई उनके नाम का इस्तेमाल फर्जी डिग्री बनाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। यदि कोई मामला सामने आता है तो इसकी शिकायत पुलिस में करवाएं। आयोग को भी इस बाबत सूचित करें ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। आयोग के सदस्य प्रो शशिकांत ने बताया कि इस बारे में सभी संस्थानों को निर्देश जारी कर दिए हैं। समाचार नंबर 6। रंग बिरंगी ड्रेस में नजर आएंगे स्कूली छात्र। सरकारी स्कूलों के छात्र भी जल्द ही रंग बिरंगी पोशाकों में नजर आएंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को वर्दी के 6 विकल्प मुहैया करवाए थे। इसमें वर्दी से लेकर स्वेटर, जैकेट, टाई इत्यादि तक का विकल्प दिया गया है। स्कूलों ने भी अपनी अपनी पसंद की नई ड्रेस सिलेक्ट कर ली है और छात्रों को नई ड्रेस सिलाने के निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के प्रत्येक छात्र को 600 रुपए वर्दी के मुहैया करवाए जाएंगे। बता दें कि सरकारी स्कूलों के छात्र भी जल्द ही प्राइवेट स्कूलों के छात्रों की तरह रंग बिरंगी ड्रेस में नजर आएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने जनवरी माह में वर्दी के 6 विकल्प मुहैया करवा दिए थे, ताकि स्कूल हेड एसएमसी और छात्रों के अभिभावकों के साथ बैठक कर नए सेशन के लिए वर्दी का चयन कर ले। स्कूल हेड को एसएमसी और अभिभावकों की सहमति के बिना कोई भी ड्रेस कॉम्बिनेशन सिलेक्ट न करने के निर्देश दिए गए थे। यही नहीं, स्कूलों को यह भी निर्देश थे कि अगर एसएमसी और अभिभावक छात्रों की ड्रेस को बदलना नहीं चाहते हैं तो वे इसे आगे भी जारी रख सकते हैं। स्कूलों को नई वर्दी का चयन कर शिक्षा निदेशालय को फरवरी माह में ही रिपोर्ट देने को कहा गया था। ऐसे में प्रदेश भर के सभी स्कूलों में नई वर्दी का चयन कर लिया गया है और छात्रों को नए सेशन में नई ड्रेस सिलाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों के छात्र मई माह से प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर रंग बिरंगी ड्रेस में नजर आएंगे। सिलाई का बोझ इस बार अभिभावकों पर। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों के 1ली से 8वीं कक्षा के छात्रों को इस बार वर्दी के 600 रुपए मुहैया करवा रही है, जबकि वर्दी की सिलाई का बोझ इस बार छात्रों के अभिभावकों को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि सामान्य वर्ग के लड़कों को प्रदेश सरकार ने वर्दी के पैसों से भी वंचित कर दिया है। लड़कों के अभिभावकों को अपने पैसे से ही वर्दी खरीदनी पड़ेगी और सिलाई का खर्च भी खुद ही उठाना पड़ेगा। इससे पूर्व सरकार 1ली से 8वीं कक्षा के छात्रों को फ्री में वर्दी मुहैया करवाती थी और सिलाई के भी 200 रुपए अलग से दिए जाते थे। ऐसे में सरकारी स्कूलों के छात्रों के अभिभावकों पर वर्दी का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। समाचार नंबर 7। अगले सत्र से आपदा प्रबंधन पर पढ़ेंगे छात्र।
एचपी बोर्ड द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस में अब अगले सत्र से ही नया आपदा प्रबंधन विषय शामिल होगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने के लिए कमेटी गठित की है, लेकिन इस कमेटी की बैठक कोड ऑफ कंडक्ट के खत्म होने के बाद जून में ही शुरू होगी। उसके बाद समिति के सदस्य इसमें अपने सुझाव देंगे। वहीं इस साल शिक्षण सत्र में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया गया है। ऐसे में अब यह व्यवस्था अगले साल से ही शुरू हो सकेगी। सरकारी स्कूलों के बच्चों को आपदा के बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी हो और वह उस जानकारी के अनुसार ही आपदा के समय तैयारी कर सके, उसके लिए अब प्रदेश सरकार ने एचपी बोर्ड के सिलेबस में बदलाव करने का फैसला किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई थी। दरअसल सरकार की ओर से इसमें 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर लिया है, जिसमें राजस्व विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर को चेयरमैन बनाया है। इसके साथ ही एचपी बोर्ड धर्मशाला के सचिव इसमें मेंबर, उच्च शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक प्रिंसिपल एससीईआरटी सोलन को मेंबर बनाया गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव रेवेन्यू को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। यह कमेटी 6 माह में सिलेबस संबंधी अपने पॉइंट्स देगी। साथ ही विभिन्न स्टेक होल्डर के माध्यम से जो भी सुझाव आएंगे उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके डीएम सेल को भेजेगा। इसमें विभिन्न स्टेक होल्ड से आए सुझाव के आधार पर सिलेबस तैयार किया जाएगा, जिसमें वे सभी तथ्य शामिल होंगे जिसमें आपदा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी शामिल हो। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे आपदा के मामले। पिछले कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि हिमाचल में लगातार आपदा के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारी त्राही भी देखने को मिल रही है। बरसात के समय ही हिमाचल में जगह जगह काफी नुकसान देखने को मिला था, जिसमें जान माल की हानि हुई थी। अक्सर यह देखने में आया है कि स्कूलों में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है व्यावहारिक तौर पर उसका यूज नहीं हो पा रहा। इस सिलेबस को और व्यावहारिक बनाने के लिए अब नई चीजें शामिल की जाएगी, जो कि स्कूलों के लिए भी काफी अच्छी पहल होगी। समाचार नंबर 8। आचार संहिता में 1.25 करोड़ का नशा पकड़ा। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी के दौरान अब तक 1,81,29,517 रुपए के नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी है। इसके अलावा पुलिस ने प्रदेश भर में 1,12,29,033 रुपए की कीमत की अवैध शराब पकड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने जाने वाहनों की तलाशी के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात 15 अप्रैल तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 207 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 31.642 किलोग्राम चरस, 1467.21 ग्राम हेरोइन, 696 ग्राम अफीम तथा 28,170 नशीली गालियां, 1 किलो 759 ग्राम गांजा जब्त किया है। इसके अलावा एक्साइज एक्ट के तहत 575 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 4619765 ml अंग्रेजी शराब और 1833766 ml देशी शराब तथा 7115110 ml बियर जब्त की गई है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
प्रदेश भर में अब तक 24,59,115 रुपए की नकदी व 10,75,760 रुपए की अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। समाचार नंबर 9। विकास की गारंटी है भाजपा का संकल्प पत्र। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जैसी खरी व स्पष्ट है। विकसित भारत के संकल्प और मोदी की गारंटी के द्वारा भाजपा ने अपना लक्ष्य संकल्प पत्र के माध्यम से सामने रखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने 2019 के संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे किए हैं। इसमें मुख्य रूप से धारा 370 समाप्त करना, नारी शक्ति अधिनियम में 33% आरक्षण देना, राम मंदिर निर्माण, गरीब कल्याण, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने जैसे अनेक उदाहरण हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस संकल्प पत्र के लिए पूरे देश भर से 15 लाख से ज्यादा सुझाव एकत्रित किए थे। उन्होंने कहा 70 साल और उससे अधिक की उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, आने वाले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी, 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी व गैस कनेक्शन, पीएम सूर्यघर योजना से 0 बिजली बिल, मध्यम वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एमपी हर नागरिक को बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी। साथ ही युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप व टूरिज्म और खेल के द्वारा लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे। बीज से बाजार योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। समाचार नंबर 10। शिमला पर 10 बार सोलन का कब्जा। 13 विधायकों, 5 मंत्रियों, 3 मुख्य संसदीय सचिवों व 1 विधानसभा उपाध्यक्ष के आधिपत्य वाले शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस अब युवा तुर्क पर दांव खेलकर किला फतह करने में जुट गई है। शिमला संसदीय सीट पर आज तक 12 बार चुनाव हुए हैं तथा इसमें 10 बार कांग्रेस व भाजपा के सोलन जिले से ताल्लुक रखने वाले प्रत्याशी ही चुनाव जीते हैं। यह सीट एक बार शिमला व एक बार सिरमौर जिले के प्रत्याशी के खाते में गई है। कांग्रेस ने इस संसदीय सीट पर अब उस नेता को टिकट दी है जिसके पिता के नाम 6 बार अपराजेय सांसद निर्वाचित होने का रिकॉर्ड है। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी को कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले उतारा है। कांग्रेस ने वर्तमान राजनीतिक संकट को देखते हुए एक विधायक को टिकट दे दिया है। विनोद सुल्तानपुरी 6 बार सांसद रहे केडी सुल्तानपुरी के पुत्र हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि उनके छोटे भाई कमल सुल्तानपुरी के नाम पर भी कांग्रेस में चर्चा चल रही थी, परंतु अंत में कांग्रेस ने अपने चिर परिचित चेहरे पर ही विश्वास जताया तथा विनोद सुल्तानपुरी की विधायकी को भी साइड लाइन करके उन्हें सांसद का टिकट दे दिया। विनोद सुल्तानपुरी को टिकट देने के पीछे एक प्रमुख कारण यह भी है कि वह सोलन के कसौली निर्वाचन से संबंध रखते हैं। पहली बार सन 1977 में इस संसदीय सीट पर चुनाव हुआ तथा उसमें भारतीय लोकदल के बालक राम ने विजयी झंडा फहराया। वह शिमला के रहने वाले थे। उसके बाद 1980 से लेकर 1998 तक हुए 6 बार लोकसभा चुनावों में कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी लगातार विजयी हुए। वह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते थे तथा कसौली निर्वाचन क्षेत्र के सुल्तानपुर क्षेत्र के स्थायी निवासी थे। 1999 में पहले हिविका व वर्ष 2004 में कांग्रेस की टिकट पर धनीराम शांडिल जीते तथा उनका संबंध भी सोलन के ममलीक से ही था। 2009 व 2014 में भाजपा की टिकट पर प्रो वीरेंद्र कश्यप 2 बार विजयी रहे तथा वह भी सोलन के ही रहने वाले थे। बीते चुनाव में सिरमौर के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप विजयी रहे। कसौली शिमला में हो सकते हैं उपचुनाव।
कांग्रेस के लिए अब यह ऊहापोह की स्थिति भी बन गई है कि यदि विनोद सुल्तानपुरी सांसद के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं तो विधायक की सीट उन्हें छोड़ी पड़ सकती है। ऐसे में प्रदेश विधानसभा में पहले चल रहे राजनीतिक संकट में कांग्रेस का एक विधायक कम हो सकता है। कमोवेश यह स्थिति मंडी संसदीय क्षेत्र में भी है, जहां से कांग्रेस ने विधायक विक्रमादित्य सिंह को चुनाव में उतारा गया है। एक्टिव हुए भाजपा नेता और कार्यकर्ता। कसौली विधानसभा के विधायक विनोद सुल्तानपुरी को टिकट मिलने के बाद भाजपा के पूर्व मंत्री डा राजीव सेजल व उनकी टीम और एक्टिव मोड में आ गई है। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी लहर के चलते वैसे तो भाजपा प्रत्याशी सुखद स्थिति में है, परंतु यदि कोई उलटफेर होता है तो इस विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होंगे तथा पुनः भाजपा का परचम लहराया जाएगा। किसके लिए प्रचार करेंगे वीरेंद्र कश्यप? शिमला संसदीय सीट से भाजपा के 2 बार सांसद रह चुके प्रो वीरेंद्र कश्यप क्या पुनः भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के प्रचार में उतरेंगे या गुमनामी में रहकर कोई नई रणनीति पर काम करेंगे? प्रो वीरेंद्र कश्यप ने इस बार कांग्रेस की टिकट लेने के लिए दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से भी संपर्क साधा था। बहरहाल भाजपा के बेगाने तो वह हो ही गए थे तथा कांग्रेस ने भी उन्हें अपने खेमे में शामिल करने में कोई रुचि नहीं जताई। समाचार नंबर 11। संजय अवस्थी हिमराल संभालेंगे वार रूम। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की हैं। इनमें सीपीएस और कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी को वार रूम अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि महेश्वर चौहान को चेयरमैन होंगे। वार रूम में हरिकृष्ण हिमराल को उपाध्यक्ष और कैप्टन एसके सहगल संयोजक होंगे। वार रूम राष्ट्रीय वार रूम के उपाध्यक्ष गोकुल बुटेल की निगरानी में चलेगा। वार रूम कोऑर्डिनेशन में देवेंद्र बुशहरी, यशपाल तनाइक, अमित सैनी, मोनिता चौहान, सत्यजीत नेगी, रिपना कौशिक, विनीता वर्मा, आरती निर्मायही को शामिल किया गया। लीगल कोऑर्डिनेशन में प्रशांत शर्मा, लाल सिंह मेहता, विनय मेहता, पारुल नेगी, धनंजय शर्मा, वरुण राणा शामिल होंगे, जबकि मीडिया कोऑर्डिनेशन टीम में दीपक शर्मा, मनमोहन कटोच, प्रेम कौशल, विद्या नेगी, संजीव गांधी, जीएस तोमर, संदीप सांख्यान, पुनित मल्ही, अलकनंदा हांडा, जयकुमार आजाद, कुशल मुंगटा, रीना कुमारी, कुशल जेठी, चंदन राणा, संजीव गुलेरिया, राजीव जसपा, चंद्रमोहन, राजीव किमटा, डॉक्टर विजय डोगरा, प्रदीप वर्मा, नरेश ठाकुर, सुदर्शन शर्मा, अशोक हिमाचली, आकाश शर्मा, डा सूर्या बोरिस। सोशल मीडिया को ऑर्डिनेशन टीम में रोहित वत्स धामी, अंबर महाजन, नितिन राणा, इन शगुन शर्मा, अक्षय नेंटा, आद्वैत्य ढिंढोरा, पुष्पा कटोच, सचिन ठाकुर, यश बौद्ध, गिरीश ठाकुर, तरुण ठाकुर, अनीश कुमार। प्रोटोकॉल में अमन सेठी, वेद गर्ग, सुमित शर्मा, राघव ठाकुर, निशांत मकोल, अश्वनी ब्राह्मपटा और अमन ठाकुर को तैनात किया गया है। यह तैनातियां हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने की हैं। समाचार नंबर 12। सेना प्रशिक्षण कमान अलंकरण समारोह आज। सेना प्रशिक्षण कमान अलंकरण समारोह 16 अप्रैल को शिमला के डैनफे ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना प्रशिक्षण संस्थानों और व्यक्तियों के विशिष्ट कार्यों को सम्मानित करने के लिए मंगलवार को शिमला में सेना प्रशिक्षण कमान अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। सेना प्रशिक्षण कमान अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सेना प्रशिक्षण कमान वर्ष 2022 से 23 में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सेना प्रशिक्षण कमान इकाई प्रशंसा, वित्तीय उत्कृष्टता पुरस्कार और तकनीकी उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण, नवाचार और वित्तीय उत्कृष्टता के क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित करने वाले प्रशिक्षण संस्थानों और कर्मियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए वर्ष में एक बार अलंकरण समारोह आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना के प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए 5 अधिकारियों,
एक जूनियर कमीशन अधिकारी और एक सैनिक को तकनीकी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 5 प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड यूनिट प्रशंसा और 4 प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को वित्तीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।